अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इसमें आपको बता दूंगी, जो कुछ रह जाएंगे तो फिर आप अगर कोई चीज़ रह जाए या मिसिंग हो जो समझ ना आए तो मुझसे जो है वो पर्सनल इनबॉक्स में भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो बायोकेमिस्ट्री में हमने देखना होता है दे आर द वाइटामिन्स, ठीक है। वाइटामिन्स में हमारे पास A B C D E और के हैं, ठीक है। विटामिन के को हमने स्पेसिफिकली हिमाटोलॉजी में डिस्कस किया था। विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो हमें पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन देयर आर टू थिंग्स के साइंस एंड सिम्टम्स में फर्क होता है, ठीक है। तो जो साइंस एंड सिम्टम्स में फर्क होगा उसमें क्या होगा कि साइंस हमारे पास केराटोमलेशिया के आएंगे, ठीक है। और जो सिम्टम है, सिम्टोमोलॉजी है, वो नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या सिम्टम के तौर पर पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सिम्टम जो देगा वो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। लेकिन जो साइन एक डॉक्टर ने देखना होता है वो क्या होता है, केराटोमलेशिया। तो ये आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या की विटामिन बी जो है उसके अंदर क्या है, विटामिन बी के अंदर हमारे पास B1 2 3 4 2 3 5, ठीक है। B7, B9, B12, ठीक है, B6, इन सब की डेफिशिएंसीज हैं। अब क्या होता है कि जो B1 है उसे थायामीन कहा जाता है, और B1 की डेफिशिएंसी से वेरी वेरी ड्राई या वेट, ठीक है, वर्निक कॉफ, ठीक है, डिजीज होती है। ये ब्रेन की डिजीज है विद मेमोरी लॉस भी होता है इसके अंदर। वेट एंड ड्राई वेरी वेरी हार्ट के साथ एसोसिएशन भी आ जाती है, ठीक है, थायामीन की। B2 के अंदर राइबोफ्लाविन हमारे पास आ जाता है जो कि कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन करता है, ठीक है, और चिलोसिस करता है। दो चीजें करता है, टू है तो दो चीजें करता है, चिलोसिस एंड कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास B3 जो कि नियासिन होता है, उसे प्लेगरा भी उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी से होता है उसे प्लेगरा कहा जाता है। नियासिन B3 है, इसलिए तीन चीजें होती हैं उसके अंदर। क्या क्या होता है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो B5 आ जाता है। B5 पेंटाथोनिक एसिड है जो कि कोफैक्टर है फॉर कोएंजाइम ए, ठीक है। और B7 जो है वो बायोटिन है जो एवेडिन को बाइंड करती है, एवेडिन को, एग्स के अंदर होती है एवेडिन प्रोटीन, ठीक है, उसके साथ ये बाइंड करती है। और ये कैरियर होता है, बस होती है। बायोटिन क्या होती है, बस होती है। ये कैरियर होता है ऑफ वन कार्बन, ठीक है, बस होती है एक कार्बन के लिए, तो ये कैरियर होता है, ठीक है। उसके बाद है B9 जो कि फोलिक एसिड है, ये कार्बन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। फोलिक एसिड क्या है, फ्लो में उसको लेके जाता है, कार्बन को ट्रांसफर करता है। जो फ्लो में लेके जा रहा है वो ट्रांसफर कर रहा है, और जो बायोटिन है वो बस है, वो एक कार्बन कैरियर है, ठीक है। फिर जो B9 होता है उसके अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको पता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। B12 जो डेफिशिएंसी है वो क्या करती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये चीजें याद रखनी। फिर आ जाता है हमारे पास ऑप्टिक एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। जो पेरिफेरल न्यूराइटिस है वो B1 B6 और फिर B12 करता है, ठीक है। पेरिफेरल जो न्यूराइटिस है इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑन B12, ठीक है। तो B1 B6 और B12 का सीक्वेंस याद रखना है। और जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है उसके लिए B12 और B6 का सीक्वेंस याद रखना है। फिर आता है कि चीजों की मेटाबॉलिज्म के लिए कौन से इसमें से विटामिन यूज होते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट की, C T से याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए थायामिन B1 यूज होता है। PR से याद रखना है, PR से याद रखना है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए राइबोफ्लाविन B2 यूज होता है। और FB से याद रखना है कि फैट की मेटाबॉलिज्म के लिए बायोटिन यूज होता है B7, ठीक है। उसके बाद विटामिन C डेफिशिएंसी अगर देखें तो उसके अंदर कोलेजन की डिपॉजिट्स का मसला आता है, स्वॉलन गम आते हैं, ठीक है, स्कर्वी आती है। विटामिन डी का मसला देखें तो उसके अंदर क्या आता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स करती है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया करती है। विटामिन ई जो डेफिशिएंट है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर है। एंटीऑक्सीडेंट का हमारे पास क्या आ जाता है, एक सीक्वेंस आता है जिसके अंदर सबसे पहले ग्लूटाथायोन है, फिर ट्रांसफरिन है,
फिर विटामिन ई है, फिर विटामिन ए है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने फॉर द एंटीऑक्सीडेंट याद रखना है, और एंटीऑक्सीडेंट के साथ विटामिन ई के मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो विटामिन के हो गया, के आखिरी रह गया, तो के क्या है? के हिमोलिटिक हमने सॉरी उसके अंदर हमने पढ़ा था इन दैट चैप्टर जो हमने किया था। सॉरी फॉर दैट, मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, तो उसके अंदर हमने विटामिन के किया था। ठीक है, वो हमारे साथ एसोसिएटेड था वार्फरिन टॉक्सिसिटी में, जहाँ पे विटामिन के डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी एंड एस साथ में डेफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर विटामिन के हमने पढ़ा था। ठीक है, जो हमने ब्लड का चैप्टर किया था उसमें। ठीक है, फिर उसके अंदर हमारे पास कुछ आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अमाइनो एसिड्स। ये तो थोड़ा सा रटने वाली चीज है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हॉल है। हॉल एक पॉजिटिव चार्ज है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन का क्या याद किया था? हप्पल याद किया था ना। वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड से हॉल याद कर लो। हॉल हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट दोनों जो हैं वो नेगेटिव चार्ज होती हैं। ठीक है, सल्फा ग्रुप्स वाले आते हैं। ठीक है, जो सल्फा ग्रुप कंटेन करते हैं अमीनो एसिड, वो मिथियोनिन और सिस्टीन है। ठीक है, लेकिन जो नहीं कंटेन करते वो हैं, उसके अंदर थ्रियोनिन होता है जो सल्फा ग्रुप कंटेन नहीं करता। ठीक है, फिर ट्रिप्टोफैन से आ जाता है। ट्रिप्टोफैन जो है वो मेलाटोनिन उसमें से निकलता है। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन जो है वो मेलाटोनिन उसमें से। अच्छा, अब इसमें अंदर हमारे पास और क्या आ जाता है? कोलेजन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जो कोलेजन डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर आपको पता है कि कोलेजन, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कोलेजन होता है। कोलेजन 1, 2, ठीक है, 3 एंड 4। ठीक है, जो कोलेजन टाइप 1 होता है वो किसके अंदर होता है? बोन में, स्किन में, ठीक है, टेंडन्स में। ये टाइप 1 होता है जो ऊपर ऊपर होता है। ठीक है, स्किन में हो गया, सुपरफिशियली हो गया, बोन्स के अंदर हो गया, टेंडन्स में हो गया। टाइप 2 जो है वो टू के TWO से, टू से कार्टिलेज, कार्टोलेज, या टू से कार्टिलेज याद कर लो। ठीक है, हाइलिन या जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है मेनली वो टाइप 2 के अंदर आता है, और विट्रस बॉडी टाइप 2 में आती है। ठीक है, फिर टाइप 3 कोलेजन होता है जो हमारे पास आ जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, टाइप 4 जो है वो फोर्थ टाइप है, वो बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसमेंट में जो होगा वो टाइप 4 कोलेजन होगा। ठीक है, जो लेंस में भी हो सकता है, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगा वो होगा टाइप 4। अब एक होती है अर्ली वुंड हीलिंग, एक होती है लेट वुंड हीलिंग। जो हमारे पास अर्ली वुंड हीलिंग होती है वो हमारे पास होती है टाइप 3 से। लेकिन जो वुंड स्ट्रेंथ है या लेट लेट वुंड हीलिंग है, जब आपको पता है कि वुंड लेट स्टेजेस में जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती जाती है, तो उस लेट वुंड हीलिंग में कौन सी है? टाइप 1 कोलेजन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, एलर सिंड्रोम है, और मॉर्फन सिंड्रोम है। ये 3 मेन सिंड्रोम्स हैं। ठीक है, जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसके अंदर क्या होता है? ब्रिटल बोन डिजीज होती है। ठीक है, और बोन्स जो है इसके अंदर बाइट का निमोनिक है जिसमें बोन्स के मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं। आई से आई है जिसमें ब्लू स्क्लेरा होता है। टी से टीथ है जिसमें डेंटल इम्परफेक्शन होती है, और ई से ईयर है जिसमें हेयरिंग लॉस होती है। ठीक है, ये कोलेजन टाइप 1 से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में ब्रिटल बोन डिजीज होती है। फिर उसके बाद होता है हमारे पास एलर सिंड्रोम। एलर सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होती है, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, और इसमें टेंडेंसी टू ब्लीड होती है। ठीक है, इसकी 2-3 टाइप्स होती हैं। एक होता है हाइपर मोबिलिटी टाइप होती है जिसमें जॉइंट इंस्टेबिलिटी होती है, जो मोस्ट कॉमन इसकी टाइप है। फिर एक क्लासिकल टाइप होती है जिसमें जॉइंट और स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है।
और फिर एक होती है वेस्कुलर टाइप। वेस्कुलर टाइप में टाइप 3 कोलेजन इन्वॉल्व होता है मेनली, और वेस्कुलर टाइप में वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो मई की अटेम्प्ट में भी एलर डैनियल सिंड्रोम का एक एमसीक्यूज आया था, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने उसकी वेस्कुलर टाइप का पूछा हुआ था, ठीक है। उसमें हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स की बात की हुई थी, और वेसल्स जो है ना वो उसकी स्किन पे शो हो रही थी, तो वो वेस्कुलर टाइप का पूछा हुआ था जिसमें टाइप 3 कोलेजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्फन सिंड्रोम आ जाता है, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है। मार्फन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, फिब्रिलिन डिफेक्टिव प्रोटीन होती है, और क्रोमोसोम 15 होता है, फिब्रिलिन के एफ से और 15 के एफ से 15 क्रोमोसोम, ठीक है। तो मार्फन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसमें टॉल होते हैं, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज होती हैं, ठीक है। पिजन चेस्ट होता है, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस या एयोटिक नेक्रोसिस मेन कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर। और ये तीन जो है ना वो कोलेजन डिसऑर्डर से आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स, ठीक है। वो हमारे पास चार किस्म के होते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जो टाइप 1 होता है वो वॉन गिर की डिजीज होती है, वॉन गिर की डिजीज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। वॉन गिर की किससे होगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी से। फिर पॉम्प डिजीज आती है, इसके अंदर होता है अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज या अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो क्या डेफिशिएंसी होती है पंप डिजीज में? पंप पंप नहीं हो रहा होता, किस में नहीं हो रहा होता? अल्फा 1 4 से भी पंप नहीं हो रहा होता ग्लूकोसाइडेज, एंड किससे नहीं होता? अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, ये दोनों डेफिशिएंसी में चली जाती हैं। फिर आ जाती है कोरी डिजीज, जो टाइप 3 की होती है। इसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम्स डेफिशिएंसी होती है, जिसमें अल्फा 1 6 के और 4 अल्फा डी ग्लूकोन ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन इसमें याद करने वाला ये है, कोरी में बस डी ब्रांचिंग एंजाइम्स को याद कर लें। और आखिरी है जो, वो है एंडरसन डिजीज, जिसके अंदर ब्रांचिंग एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, ये टाइप 4 होती है, ठीक है। और टाइप 5 भी इन्होंने साथ में लिखा हुआ है, ये टाइप 4 के साथ ये एसोसिएटेड है मैककार्डल डिजीज। मैककार्डल से याद कर लो, मैककार्डल मसल से, मैककार्डल मसल से याद कर लो कि मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मैककार्डल डिजीज बनती है, टाइप 5 डिजीज, ठीक है। टाइप 4 तक मीन जारी होती है, और टाइप 5 में अगर मैककार्डल आए तो उसके अंदर कौन सी है? मसल्स डिजीज, मैककार्डल से मसल डिजीज, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है ना वो ग्लाइकोजन स्टोरेज में याद रखिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं वो वॉन गिरकी के आते हैं, और पॉम डिजीज का कभी कभी आ जाता है। कोरी और एंडरसन का नहीं पूछा जाता, मैककार्डल का पूछा जाता है कि उसके अंदर मसल ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, जो स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा देखना है सेल साइकिल को, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपसे सेल साइकिल की पिक्चर शेयर करती हूँ, तो उसमें फिर हम देख लेते हैं सेल साइकिल को, ठीक है। सेल साइकिल के अंदर हमारे पास जो इंटरफेज होती है उसकी हम स्टेजेस ये पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इंटरफेस की स्टेजेस होती हैं। एस फेज है, जैसे देख लो डीएनए सिंथेसिस की स्टेज है। फिर G2 इज बिटवीन एस एंड एम फेज, ये एमसीक्यूज बहुत आता है। G1 इज बिटवीन एस एंड एम फेज, ये एमसीक्यूज बहुत आता है, ठीक है। तो G2 बिटवीन एस एंड एम फेज क्या है? ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस के लिए G2 होती है। एम के अंदर हमारे पास सेल डिवीजन या माइटोसिस हो रही होती है। और G1 जो है ये हमारी ग्रोथ फेज होती है, ठीक है। ये इंटरफेस की टाइप्स हैं, ठीक है। इंटरफेस में क्रोमोसोम इटसेल्फ रेप्लिकेट करता है, और डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, और बॉर बॉडीज भी हम इंटरफेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तीन चीजें इंटरफेज में करते हैं हम, जिसमें क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेट करता है, और बार बॉडीज जो है वो इसमें पढ़ी जाती है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है G1 के पॉइंट से। फिर एस फेज आती है, सिंथेसिस फेज, फिर G2 फेज आती है, फिर माइटोसिस की एम फेज आती है, ठीक है। तो जो G1 फेज है इसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं, जैसे ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। G1 को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। ये चेक पॉइंट भी होता है, अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो G1 जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये चेक पॉइंट भी है कि डीएनए डैमेज तो नहीं। तो चेक पॉइंट भी G1 है, ठीक है। इसे ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये G1 जो है ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनाइज वगैरह ग्रोथ करनी है, प्राइमरी ग्रोथ जो होनी है वो G1 में होनी है, जो चेक पॉइंट भी है। और ऑर्गेनाइज
सब कुछ बनती है यहाँ पे, और ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस फेज, जो कि डीएनए सिंथेसिस की फेज होती है। डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज करता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे साइटोटॉक्सिक या जो कैंसर ड्रग्स होती है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज या रेप्लिकेट कर रहा होता है, जो भी साइटोटॉक्सिक या कैंसर ड्रग्स हैं वो एस फेज पे मेनली एक्ट करेंगी, ठीक है, साइटोटॉक्सिक या कैंसर ड्रग्स डीएनए को तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास G2 फेज आती है, दैट इज बिटवीन द S एंड M फेज। और इसके अंदर ये शॉर्ट फेज है और ये सेकेंडरी ग्रोथ फेज है, ठीक है, ये प्रिपेयर करती है माइटोसिस के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो G2 फेज है, यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन को चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए अगर डैमेज है G1 में तो वो चेक किया जाता है, एस में डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, G2 में डीएनए की रेप्लिकेशन का चेक पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास माइटोसिस फेज आ जाती है, ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है, एम फेज, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्पिंडल अलाइनमेंट होती है, न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइन, ये सारी जो फेजेस होती हैं वो किसमें होती हैं, एम फेज के साथ एसोसिएटेड है, माइटोसिस के साथ, ठीक है। माइटोसिस में आपको पता है कि फिर प्रोफेज बनेगी, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सारी फेजेस जो है वो माइटोसिस के अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर कंटेंट भी डिवाइड होता जाता है, ठीक है। ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस की एम फेज, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ चीजें हमारे पास आ जाती है, जैसे प्रोफेज की अगर मैं बात करूं, तो प्रोफेज के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे एंड पे मूव करने लग जाते हैं और क्रोमोसोम नजर आते हैं। माइटोसिस की ही सब टाइप है आगे से प्रोफेज, ठीक है। माइटोसिस जब हो रही होती है तो आपको पता है कि प्रोफेज सेकेंडरी साइड जो हमने पढ़ा था पिछले दिनों भी, कि वो अपनी ओव्यूलेशन के बाद जो है वो प्रोफेज वन में मेयोसिस के एंटर हो जाता है। तो माइटोसिस से भी इसी तरह ही प्रोफेज के अंदर आ जाता है, कि प्रोफेज के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है वो पहले क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो रही होती है प्रोफेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं साथ में। अब जो इसके अंदर प्रोफेज है उसको डिस्कस कर रही हूँ, कि प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगी, और प्रोफेज के बाद क्या होगा कि प्रोफेज में सेंट्रियोल्स जो हैं वो साइडों पे ऑपोजिट साइड पे एंड पे मूव करेंगे और क्रोमोसोम नजर आएंगे, ठीक है। एंड्स पे सेंट्रियोल्स मूव कर जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, क्रोमोसोम अपेयर होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है, मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम, अब ये आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं, ठीक है, इस तरह अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट ऐसे बीच में बनी होती है, उन पे अलाइन करते हैं, ठीक है। तो जो अलाइनमेंट है क्रोमोसोम की वो किस में होती है, वो होती है मेटाफेज में, ठीक है। अलाइनमेंट भी उसमें होती है, जब वो अलाइन कर जाते हैं तो वो थिक होने लग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो डिवाइड करते हैं, और कैरियोटाइपिंग भी हम मेटाफेज में करते हैं, ठीक है। जब वो अलाइन कर जाते हैं तो वो थिक हो जाते हैं, और थिक होने के बाद वो क्या करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं अलाइनिंग के बाद, और कैरियोटाइपिंग भी इसी में ही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एनाफेज आ जाती है, जिसमें डिवीजन ऑफ क्रोमेटिड्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स हो रही होती है, और टीलोफेज आ जाती है, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर हो जाते हैं, कंप्लीट डिवीजन हो जाती है, और न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। आखिरी फेज जो है वो टीलोफेज, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि याद करने वाली हैं, विद द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके मल्टीपल एमसीक्यूज प्रोफेज के साथ, एनाफेज, टीलोफेज एंड मेटाफेज के साथ आपको आएंगे, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो ये ध्यान करना है कि ये एमसीक्यूज बार दफा हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है, काइलो माइक्रोनीमियास, ठीक है। काइलो माइक्रोनीमियास जो है इसको हटा लेते हैं, ठीक है। काइलोमाइक्रोनीमियाज हैं, उसके मैं आप लोगों को एक सिंपल वे जो है वो याद करने का बता देती हूँ। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के काइलोमाइक्रोनीमियाज हैं, लेकिन पहले हमें उससे देख लेना चाहिए कि HDL, VLDL, LDL, जो उसके एमसीक्यूज मेनली आ रहे होते हैं वो किस लिहाज से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो HDL, VLDL है, LDL है, इसके एमसीक्यूज एक दफा देख लेते हैं। उसके अंदर मल्टीपल एमसीक्यूज ये हैं कि वो पूछते हैं कि हाईएस्ट प्रोटीन लेवल किस में होता है, फिर उसमें पूछते हैं हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल किस में होता है, फिर उसमें पूछते हैं कि हाईएस्ट जो है वो कोलेस्ट्रोल लेवल किस में होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंसिडर करें, हम पहले लिखेंगे जो HDL है उसको, ठीक है।
जो सबसे अच्छी है, ठीक है। फिर एलडीएल आ जाएगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। हाई से लो शुरू कर रहे हैं हम। और आखिर में काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम इसमें आगे लिखते हैं पीटीसी। पीटीसी में क्या लिखना है, हाई प्रोटीन लेवल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। पीटीसी, ठीक है, प्रोटीन लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब इसमें क्या है कि पहले हमने ऊपर से नीचे की तरफ आना है प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन का लेवल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में, फिर दूसरे नंबर पे होता है लो डेंसिटी में, तीसरे नंबर पे वीएलडीएल में और चौथे नंबर पे काइलोमाइक्रॉन में। तो पीटीसी के लिए, प्रोटीन के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल, ठीक है। हाईएस्ट जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास होगा, नीचे से हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। नीचे से हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल है, अगर अब मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि काइलोमाइक्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर आ रहे हैं, वीएलडीएल हो जाएगा, एलडीएल हो जाएगा, ठीक है, और एचडीएल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आना है पी के लिए, और टी के लिए नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये है फॉर द सीक्वेंस फॉर द प्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड। अब आखिरी हमारे पास रह गया कोलेस्ट्रॉल का सीक्वेंस, ठीक है। हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का सीक्वेंस आप पूछते हैं, तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए कहाँ से, एलडीएल से, ठीक है। पॉइंट वन कौन सा आएगा, एलडीएल। इसमें थोड़ा सा हैप्पैजार्ड सा है, ठीक है, एलडीएल है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी पे, वेरी लो डेंसिटी पे चला जाता है, ठीक है। टू नंबर पे आ जाता है वीएलडीएल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पे जो आ जाता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, वो आ जाता है हमारे पास एचडीएल। और जो चौथे नंबर पे हमारे पास आ रहा होता है दैट इज द काइलोमाइक्रॉन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना है, इसमें जो है वन टू एंड वन टू एंड देन थ्री एंड फोर इस तरह होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिफरेंस आ जाएगा। बाकी प्रोटीन के अंदर ऊपर से नीचे, ट्राइग्लिसराइड के लिए नीचे से ऊपर एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए वन टू थ्री एंड फोर, इस तरह का सीक्वेंस जो है वो आपने याद रखना है। अगर इस तरह आप ड्रॉ कर लोगे तो ये आपको इस तरह भूलेगा नहीं कि इसमें पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा याद करने वाला, ठीक है। बाकी जो वीएलडीएल एंड एलडीएल होते हैं ये दोनों लीवर के अंदर होते हैं, ठीक है। जो एचडीएल है वो लीवर और इंटेस्टाइन दोनों में होता है, और जो काइलोमाइक्रॉन है दैट इज इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है। फिर जो एलडीएल सी होता है ये होता है क्रोनिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। एलडीएल सी क्रोनिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आखिरी जो रह गई है वो है काइलोमाइक्रोनीमियास, ठीक है। काइलोमाइक्रोनीमियास के अंदर हमारे पास क्या होता है कि काइलोमाइक्रोनीमियास में हमने देखना होता है कि टाइप वन, टाइप टू, टाइप सी एंड टाइप फोर। जो टाइप वन है काइलोमाइक्रोनीमिया दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, उसमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज का डिफेक्ट होता है, ठीक है। किसका डिफेक्ट होता है टाइप वन के अंदर, लाइपोप्रोटीन लाइपेज का, ठीक है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल, काइलोमाइक्रॉन और ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो टाइप वन है, ठीक है, उसके अंदर क्या डिफेक्ट है, लाइपोप्रोटीन एलपीएल का डिफेक्ट है टाइप वन के अंदर, ठीक है। जो एक नंबर बंदा था वो एलपीएल देखने मैच गया, एलपीएल मैच याद कर लें बस इसी तरह ही, कि जो टीम वन है एलपीएल की, या जो देखने गया बंदा, ठीक है, टीम वन को एलपीएल की, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ कि क्राउड था, ठीक है, क्राउड था, जिससे क्राउड से याद कर लो कोलेस्ट्रॉल एंड काइलोमाइक्रॉन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड काइलोमाइक्रॉन्स टीम पर, ठीक है, टीम पर ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। क्राउड था किस पे, टीम पर,
ठीक है, तो इस तरह याद कर लो कि जो एलपीएल मैच की जो टीम वन थी, उस पे क्या था, क्राउड था, टीम पर काइलोमाइक्रॉन्स एंड कोलेस्ट्रॉल थे, और टीम क्या थी, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, वो टीम थी जिसको एलपीएल मैच में लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी थी। और क्राउड किस पे था, टीम पर था। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस टीम पे चढ़े हुए थे, वो देख रहे थे कि ऑटोग्राफ ले रहे थे, ये वो सारा कुछ ना। तो क्राउड 13 पे काइलोमाइक्रोन कोलेस्ट्रोल एंड ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और टाइप वन है ये काइलोमाइक्रोनीमिया की। ठीक है, फिर टाइप टू होता है जिसे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहा जाता है। उसके अब नाम में ही लिखा हुआ है कि वो कोलेस्ट्रोल ज्यादा होगा। ठीक है, टाइप टू के अंदर क्या है, नाम में लिखा हुआ है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। उसके अंदर क्या होता है कि एलडीएल के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो एलडीएल के रिसेप्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और उससे जो है वो क्राउड जो है वो कोलेस्ट्रोल, सॉरी, कोलेस्ट्रोल उसके अंदर होता है। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया टाइप टू को कहा जाता है। अब जो टीम टू थी, ठीक है, जो एलडीएल टीम थी, एलडीएल थी टीम टू, वो क्या कर रही थी, वो क्राउड को देख रही थी बस खड़े होके कि क्राउड ही क्राउड है। ठीक है, वो टीम पे नहीं आया, लेकिन वो क्या देख रही है कि क्राउड ही क्राउड क्राउड है, टीम टू देख रही है। ठीक है, टीम वन क्या देख रही है, टीम वन एलपीएल के मैचेस में है और उसके ऊपर क्राउड ही आए हुए हैं। ठीक है, टीम की तरफ। और टीम टू क्या है कि वो एलडीएल की टीम है और वो क्राउड को देख रही है दूर से खड़े होके। ठीक है, दो चीजें होगी। फिर आगे हमारे पास टाइप थ्री, जिसके अंदर आ जाता है डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। अब उसके अंदर क्या होता है, आई एपो ई डिफेक्ट होता है। ठीक है, और एपो ई डिफेक्टिव की वजह से क्या होता है, काइलोमाइक्रोन और ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, टाइप थ्री के अंदर क्या होता है, एपो ई डिफेक्टिव होता है। ठीक है, एपो ई डिफेक्टिव होता है जिसकी वजह से काइलोमाइक्रोन एंड ट्राइग्लिसराइड जो है वो। अब जो टीम थ्री थी, ठीक है, उसने क्या कहा कि हम तो अपॉइंटमेंट लेके क्राउड को जो है वो देखेंगे। ठीक है ना, तो अपॉइंटमेंट लेके क्राउड टीम तक आ सकता है। ठीक है, टाइप जो टीम थ्री थी, जब उसने देखा कि टीम वन के हालात बुरे हो गए हैं, ठीक है, तो टीम वन के ऊपर जो है ना वो क्राउड आ गया टीम की तरफ, और टीम टू भी देख रही है खड़े होके कि क्राउड ही क्राउड है। तो टीम थ्री ने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए अगर क्राउड ने टीम की तरफ आना है। तो टीम थ्री फॉर द एपोप्रोटीन ई। ठीक है, और इसके अलावा क्या आ जाएगा, विद द सी काइलोमाइक्रोन एंड ट्राइग्लिसराइड डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें के अंदर जो इंक्रीज डेफिशिएंसी नहीं, सॉरी, इंक्रीज इन द काइलोमाइक्रोन एंड ट्राइग्लिसराइड ड्यू टू एपो ई डेफिशिएंसी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो क्राउड है अगर उसने टीम से मिलना है तो उसने क्या लेनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, टीम थ्री नहीं होगा। ठीक है, फिर टीम फोर जो है हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया उसे कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, हेपेटिक ओवर प्रोडक्शन ऑफ वीएलडीएल होता है, इसकी वजह से वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज्यादा होता है हेपेटिक ओवर प्रोडक्शन ऑफ वीएलडीएल से। जो टाइप फोर है दैट इज द हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया टाइप फोर जिसे हम कह रहे हैं। और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वीएलडीएल की हेपेटिक ओवर प्रोडक्शन कर रहा है जिसकी वजह से वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो टीम थ्री तक का मैंने सर आपको बता दिया कि टीम वन एलपीएल की है, वो क्राउड जो है वो टीम तक आ रहा है। टीम टू एलडीएल की है, वो सिर्फ क्राउड को देख रही है खड़े होके, और टी थ्री कहती है कि हमें क्राउड को टीम तक आना है तो पहले अपॉइंटमेंट लें। ठीक है, टीम फोर में वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड है, वो वैसे ही याद कर लें। ठीक है, हाइपर ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, इसकी जो एक पिक्चर है वो मैं ग्रुप में आप लोगों को साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, फर्स्ट एड की एक पिक्चर है। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा आप लोगों को कि अगर लॉस ऑफ थिंग्स हो तो उसके अंदर क्या क्या हो जाता है। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, अभी एक दिखा भी देती हूँ पिक्चर आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो थोड़ी आसानी हो जाएगी।
अच्छा, अब आप लोग ये पिक्चर देख ही रहे होंगे, ठीक है। इस पिक्चर के मुताबिक क्या है कि ये जो लिपिड की ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो हो रही है, ठीक है। ये डाइटरी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। ठीक है, डाइटरी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल होता है जो म्यूसल्स फॉर्म में लिपिड्स बन जाते हैं इंटेस्टाइनल सेल से। ये पहले काइलोमाइक्रोन होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स में, ठीक है। ये जा रहा होता है थोरेसिक डक्ट से, ये सब फ्लेवियन वेन है, यहाँ से जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऐड हो जाता है, ठीक है। ये एपो B48 यहाँ पे होता है जो उसको ट्राइग्लिसराइड के साथ काइलोमाइक्रोन को अटैच करता है। एपो ई, देखो ये एपो ई आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये HDL की फॉर्म होती है ये स्टेज 2 के अंदर, ठीक है। HDL ट्रांसफर करता है एपो C2 को, और ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं ये काइलोमाइक्रोन ट्राइग्लिसराइड के साथ, ठीक है। फिर स्टेज 3 में क्या होता है कि जो लाइपोप्रोटीन जो काइलोमाइक्रोन एपो C2 है वो एक्टिवेट किसको कर देता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो है ये FFAs जो एडिपोसाइट्स के अंदर होते हैं ये इस पे एक्ट कर रहा होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। अब जब ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट हो जाता है और ये एडिपोसाइट्स को एक्शन कर देता है, तो फिर उसके अंदर क्या बचता है, और कुछ ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बच जाते हैं, ठीक है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो इसमें ये कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 4th नंबर पे क्या आ जाता है कि अब जो बाकी बचा है वो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बच जाता है, ठीक है। जो मेजर पॉइंट होता है वो एडिपोसाइट्स को चला जाता है FFAs की फॉर्म में, और फिर जो बाकी जो बच जाता है दैट इज नॉन एज द काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, जिसमें ट्राइग्लिसराइड के बहुत थोड़े लेवल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 4th स्टेज पे आके क्या होता है कि लीवर जो है वो VLDL की रिलीज करता है, ठीक है। अब ये लीवर है, लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये बाइल कैनिकुलस है, ठीक है। यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है 4th नंबर पे ये VLDL रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ApoB100 होता है। अब जो VLDL है यहाँ से क्या होता है कि VLDL ApoC2 एक्टिवेट्स करता है, ये भी LPL को एक्टिवेट कर देता है, VLDL भी, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या हो रहा है, ये VLDL भी LPL को एक्टिवेट करता है, फिर दोबारा से वही एडिपोसाइट्स को FFA का एक पोर्शन चला जाता है। फिर जो बाकी बच जाता है उसको हम आइडियल कहते हैं, ठीक है। वो आइडियल होता है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता है, और फिर उसके बाद जो है वो आइडियल का एक पोर्शन जो है वो हेपेटिक लाइपेज की तरफ, हेपेटिक सेल्स को जाता है, ठीक है। आइडियल डिलीवर करता है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को तो लीवर तक, ठीक है। ये हेपेटिक लाइपेज के सेल्स हैं, ये इसको एंट्री में हेल्प आउट करते हैं, और आइडियल ट्राइग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल को इसके अंदर एंटर होने देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर ये LDL बच जाता है, और LDL के रिसेप्टर्स होते हैं पेरिफेरल सेल्स में, वहां पे ये इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो इसको दोबारा से एक दफा देख लें, जब ये काइलोमाइक्रोन आता है तो काइलोमाइक्रोन की ट्राइग्लिसराइड के साथ अटैचमेंट होती है, HDL जो है वो ApoC2 उसको देता है, फिर वो ApoC2 लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है, एक पोर्शन FFA और ट्राइग्लिसराइड का एडिपोसाइट्स में चला जाता है, और बाकी पीछे रेमिनेंट रह जाता है। जो रेमिनेंट रह जाता है वो जाके अटैच करता है हेपेटोसाइट्स पे, ठीक है। फिर वो जो लीवर है वो क्या करता है, वो VLDL बनाता है, VLDL में से जो है वो एक पोर्शन दोबारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है, और जो रेमिनेंट रह जाता है दैट इज द आइडियल, और आइडियल ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को हेपेटिक सेल्स को दे देता है, और बाकी जो बच गया दैट इज द LDL जो हेपेटिक सेल्स से निकल रहा होता है, और LDL के पेरिफेरल टिश्यूज में रिसेप्टर्स होते हैं वो उधर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा फिनोमेना है। तो जब कभी हमारे पास अगर ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया की टाइप्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, और क्या चीज जो है वो एक्स्ट्रा होगी तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो मेनली डेफिशिएंसीज की वजह से ही हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही क्या है कि अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज का डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या क्या इकट्ठा हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल है, काइलोमाइक्रोन है, ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमारे पास क्या टाइप 2 के अंदर क्या डिफेक्टिव होता था, LDL रिसेप्टर एब्सेंट होते थे, ठीक है। जब LDL रिसेप्टर एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, टाइप 3 के अंदर हमारे पास ApoE का डिफेक्ट होता है, ठीक है। ये ApoE का एरिया है, ठीक है। ApoE ये भी रिसेप्टर्स हैं ApoE के। तो जब ApoE का डिफेक्ट होता है तो क्या क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे ApoE का डिफेक्ट होगा तो काइलोमाइक्रोन एंड ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाएंगे ना, लाइपोप्रोटीन लाइपेज तो एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो ये ज्यादा हो जाएंगे जब ApoE डिफेक्टिव होगा, ठीक है।
जब एपो ई नहीं होगा, एपो C2 नहीं होगा, तो ये इस पे जाके लगेगा नहीं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज उसको सेंस नहीं करेगा, उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, तो क्या होगा, टाइप 3 के अंदर क्या होगा, एपोई की कमी की वजह से ट्राइग्लिसराइड एंड काइलोमाइक्रॉन्स अकोमोलेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर टाइप 4 के अंदर क्या होता है, VLDL की ओवर प्रोडक्शन कर रहा होता है लीवर, ठीक है, VLDL बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड दोनों ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो VLDL की ओवर प्रोडक्शन से ये सब हो जाता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में अगर कोई चीज ऐसी मिसिंग हो या आपको समझ ना आए तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जैसे कि वो आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो ये MCQs बार दफा आते हैं कि आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो उसके अंदर जो है वो सिट्रस फ्रूट के साथ ले, और विटामिन जो है वो सिट्रस जो सी वाला है, ठीक है, दैट इनहेंस दैट, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट के साथ अगर आयरन सप्लीमेंट्स लेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, और उससे उसकी जो है ना वो एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और डोपामिन का पूछता है, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है बाय डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ट्रिप्टोफैन का पूछता है, ट्रिप्टोफैन का मैं आपको बताने लगी थी कि वो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस सेक्शन के लिए होता है, उसके अंदर मेलाटोनिन के कैरियम रिदम में यूज होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। फिर उसके बाद गैमा ग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो प्लाज्मा सेल से बनती हैं, और जो बाकी सारी ग्लोबुलिन्स हैं वो लीवर से बनती हैं, ठीक है। और अगर आयरन टेकिंग कर रहा है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी ज्यादा होगी रादर देन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आयरन इंटेक ज्यादा है चीजों की, उसको किससे लेना चाहिए, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए सिट्रस फ्रूट्स के साथ लेना चाहिए। और अगर आयरन को ले रहा है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी रादर देन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। और जो ATTs ले रहे होते हैं, आपको पता है आइसोनाइजाइड ले रहे होते हैं, तो उसके साथ कौन सा देना होता है, विटामिन B6 देना होता है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखनी है। विटामिन A की डेफिशिएंसी में तो हमने पढ़ा था दो चीजों को, केराटोप्लेजिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस को, लेकिन विटामिन A जब ज्यादा हो जाता है क्रोनिक फॉर्म में, तो पेटोस्पिलिनोमेगैली, एलोपेशिया, जॉन्डिस, ये सब भी विटामिन A करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो याद करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर कोई चीज फिर भी इसमें कोई मिसिंग हो या MCQs करते हुए आप लोगों को समझ ना आए, तो आप लोग जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जो है चीज नहीं समझ आई या इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें फिर ना आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज।